Okay, our first topic now it's today rescue station. Rescue station is established from serving the needs of all mines belonging to one company in a coal field. इसको हम इजी तरीका से समझना चाहते हैं यदि रेस्क्यू स्टेशन एक्चुअली एक ठो इनिशियल और रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है उसमें रहते हैं। तो ये रेस्क्यू स्टेशन माइंस के पास विद इन 35 किलोमीटर के अंदर अवेलेबल रहना चाहिए। उससे हमको सही तरह से यदि कोई इमरजेंसी हुआ माइंस में, जैसे कि इमरजेंसी प्लान इज फॉर्म्ड बाय मैनेजर, वी नो दैट। एंड इसके अंदर ये आता है रेस्क्यू स्टेशन एंड रेस्क्यू रूम एंड एक ठो है रेस्क्यू रूम विथ रिप्रेशर ट्रेनिंग फैसिलिटी। ये तीन ठो बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं आज। तो रेस्क्यू स्टेशन 35 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए माइंस के, और उसमें 54 सेट्स ऑफ सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग apparatus। मतलब आफ्टर दैट वीडियो वी विल elaborate that what is the meaning of self containing breathing apparatus is just a rescue apparatus now for time। और इसमें 18 ब्रिगेड मेंबर्स रहते हैं। तो दो पॉइंट याद आएगा, एक तो 54 सेट्स ऑफ सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग apparatus और 18 जन ब्रिगेड मेंबर रहना चाहिए। और उसमें 2 जन इंस्ट्रक्टर रहना चाहिए जिनका प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस 3 साल होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट उनके पास रहना चाहिए। एंड माइंस जहाँ पे 100 जन से ज़्यादा और 100 जन वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 100, वहाँ पे रेस्क्यू स्टेशन रहता है। ओके, तो उसी के दौरान हम ये 5 जन रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन अवेलेबल रहते हैं वही माइंस में। तो ये एक ठो रेगुलेशन है, जैसे कि इसको हम याद रखना चाहते हैं कि यदि एक ठो माइंस में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 100 आदमी मिल गए तो वही के उसके जो रेडियस है 35 किलोमीटर, उसके अंदर आपको रेस्क्यू स्टेशन रखना है, 54 सेट्स ऑफ सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग apparatus रखना है, 18 जन ब्रिगेड मेंबर रहना चाहिए, और 2 जन इंस्ट्रक्टर रहना चाहिए जिनका 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट रहना चाहिए। उसके बाद यदि हमको बिलो ग्राउंड में बिलो ग्राउंड में 500 जन से ज़्यादा मिल गए आदमी लोग, तो वहाँ पे 1 मैन पर 100 पर्सन। तो मतलब 100 पर्सन में 1 जन रहना चाहिए रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन। ओके, जिसका वही रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सुपरटेंडेंट पर्सन का 5 साल का रेस्क्यू एक्सपीरियंस मतलब रहना चाहिए 5 साल का। और जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रहते हैं, जो रेस्क्यू सुपरटेंडेंट के नीचे रहते हैं, तो उनका 1 से 5 साल हो सकता है। ओके, और इसमें जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रहते हैं वो 1 साल में मतलब 12 महीने में एक बार उनका मेडिकल क्वालिफाई एक ठो प्रैक्टिशन मतलब डॉक्टर वो चेकअप करना चाहिए, उनसे एक ठो फिटनेस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। और जो शेड्यूल 7 रहता है फॉर रेस्क्यू कोर्सेस, ये रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन का शेड्यूल रहता है, जो शेड्यूल 7 है हमारा VII। ओके, इफ एनी इमरजेंसी सुपरटेंडेंट एक्ट्स एज ए रेस्क्यू और रिकवरी वर्क, मतलब यदि कोई सुपरटेंडेंट रेस्क्यू वर्क खुद से करता है तो वो चीफ इंस्पेक्टर को 3 दिन के अंदर एक ठो रिपोर्ट भेजेगा। अभी हम रेस्क्यू रूम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो माइंस में 100 जन से ज़्यादा रहते हैं या ग्रेटर देन इक्वल टू दैट्स, तो वहाँ पे हम जानते हैं कि 35 किलोमीटर के अंदर रेस्क्यू रूम रहता है। तो नाउ ओके, रेस्क्यू स्टेशन के बारे में हम याद अभी रखेंगे कि रेस्क्यू रूम। तो मतलब यदि आपका 100 आदमी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 आदमी हो गया, तो यदि 35 किलोमीटर रेडियस में आपका रेस्क्यू स्टेशन नहीं है तो वहाँ पे आपको एक ठो खुद रेस्क्यू रूम बनाना पड़ेगा।
अंडरग्राउंड माइंस की बात कर रहा हूँ। ओके, तो वहाँ पे हो गया जी। अभी यदि 5,000 से पर्सन ज़्यादा होते हैं और रेस्क्यू स्टेशन आपका 35 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है, तो वहाँ पे आपको 15 टू सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग ऑपरेटर रखना है और एक जन रेस्क्यू रूम इंचार्ज रखना है और एक जन रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रहेगा। ओके, और 10 ठो CO ट्यूब जो रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्यूब, वो रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे रहना चाहिए। और यहाँ पे हम एक ठो बात बता दें कि 5,000 से यदि ज़्यादा लोग होते हैं तो आपको रेस्क्यू रूम से काम नहीं चलेगा, आपको जैसे भी का रेस्क्यू स्टेशन करना है। ये खाली रेस्क्यू स्टेशन 35 किलोमीटर के रेडियस में माइंस में रहना चाहिए। यदि नहीं है तो हम लोग को रेस्क्यू रूम करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 100 आदमी लोग के लिए। यदि 5,000 से ज़्यादा लोग हो गए तो वहाँ पे आपको रेस्क्यू रूम से काम नहीं चलेगा, आपको जैसे भी करके एक ठो रेस्क्यू स्टेशन बनाना पड़ता है। ओके, तो रेस्क्यू रूम में हम जानते हैं कि 15 ठो सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग ऑपरेटर रहता है, एक ठो रेस्क्यू रूम इंचार्ज रहते हैं और 1 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रहते हैं और 10 ठो CO ट्यूब रहता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट रेस्क्यू रूम विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ओके, RRRT। तो ये रेस्क्यू रूम विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग फैसिलिटी कहाँ पे रहता है? हम जानते हैं कि जैसे कि 35 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हमारा रहता है रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम रहता है, तो वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी देना पड़ेगा। ओके, और 5,000 से जहाँ पे ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड आपको अंडरग्राउंड मिल जाते हैं, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 500 पर्सन, यू हैव टू अवेलेबल दैट फैसिलिटी रेस्क्यू रूम विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ओके, तो ये रेस्क्यू रूम विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग फैसिलिटी जो चीज़ है, वहाँ पे आपको 30 सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग अपरेटस और एक ठो ब्रिगेड जिसमें 5 ठो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रहना चाहिए। ओके, मतलब ये एक ठो ब्रिगेड है जिसके अंदर 5 जन रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे 30 सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग ऑपरेटर्स। अभी हम याद रखे थे कि रेस्क्यू स्टेशन जो है वहाँ पे आपको 54 सेट ऑफ सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग ऑपरेटर्स और रेस्क्यू रूम में 15 ठो सेल्फ कंटेनिंग ऑपरेटर्स, और ये RRRT जो है उसमें आपको 30 सेल्फ कंटेनिंग ऑपरेटर्स। मतलब कैसे हो गया 54, 15 एंड नाउ 30। याद रखना बहुत ईजी है। और इट्स हेडेड बाय एन इंचार्ज। यहाँ पे एक तो इंचार्ज भी रहना चाहिए RRRT में। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग फ्रेश एयर बेस। तो फ्रेश एयर बेस क्या होता है? व्हेन रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन आर टू बी कंडक्टेड ऑन अंडरग्राउंड, तो आपको फाब एस्टेब्लिश करना है। तो वो क्या कहता है, जो रेस्पिरेबल जोन रहता है जहाँ पे आप रेस्पिरेशन जो जोन में ठीक से नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे एक तो आपको फाब रखना पड़ता है जिसका फुल फॉर्म है FAB। तो फुल फॉर्म हुआ फ्रेश एयर बेस। ओके, तो वहाँ पे एक तो टेलीफोन रहना चाहिए, शाफ्ट के बॉटम में भी रहना चाहिए। तो हम जैसे कि जानते हैं फाब में जैसे कि 2 पर्सन रहना चाहिए, 1 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन और एक डॉक्टर रहना चाहिए। वहाँ पे आपका रिवाइविंग apparatus रहता है। ओके, फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, एक ठो हाइग्रोमीटर रहता है, 2 ठो फ्लेम सेफ्टी लैंप रहता है। तो कहीं कहीं जगह में क्वेश्चन आ जाता है कि फाब के अंदर कौन सा वाला चीज़ आता है, कि हाइग्रोमीटर आता है कि नहीं आता है। तो फाब में अब कौन कौन सा चीज़ रहता है इसको याद रखना पड़ता है। नाउ आर डिस्कसिंग दैट रेस्क्यू ट्रेसिंग। तो रेस्क्यू ट्रेसिंग क्या होता है? तो आपको 3 ठो अंडरग्राउंड माइंस में 3 ठो लेगिबल ट्रेसिंग जो का जिसमें वर्किंग अप टू डेट क्या रहता है, तो वो 3 ठो ट्रेसिंग के पेपर आपको रेस्क्यू ट्रेसिंग 3 महीना का वहाँ पे रहता है चीज़। जैसे कि आपका मान लिया जाए कि वेंटिलेशन कितना हुआ है, कितना एयर गया है, फायर स्टॉपिंग कहाँ पे है, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग कहाँ है। हम जानते हैं कि प्रिपरेटरी स्टॉपिंग कैसे क्या होता है कि बिफोर आप एक तो डिस्ट्रिक्ट में डिक्लेयरिंग करना चाहते हैं, उससे पहले आपको प्रिपरेटरी स्टॉपिंग बनाना पड़ता है। एक तो डिस्ट्रिक्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो बिगिनिंग टू द डिस्ट्रिक्ट एंट्री पॉइंट होता है, वहाँ पे आपको प्रिपरेटरी स्टॉपिंग रखना पड़ता है। यदि कोई फायर हो जाता है तो प्रिपरेटरी स्टॉपिंग को हम बहुत जल्दी बंद कर सकते हैं। तो ये एक तो रेगुलेशन के हिसाब से आता है कि डिक्लेयरिंग से पहले आपको डिस्ट्रिक्ट के एंट्री पॉइंट में कौन सा वाला स्टॉपिंग बनना पड़ता है, फायर स्टॉपिंग, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग और अदर दैट। और तो जैसे कि हम चाहते हैं कि इसका आंसर जो है प्रिपरेटरी स्टॉपिंग होगा।
और पंपिंग रहता है, रिजर्व स्टेशन कहाँ पे है, हॉलेज कैसे चलना चाहता है, ये सब रेस्क्यू ट्रेसिंग के पेपर में रहता है। और जैसे कि हम बताए हैं कि इमरजेंसी प्लान जो होता है, यदि कोई फायर हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, इनंडेशन आपका माइंस में हो जाता है, उससे इमरजेंसी आ जाता है। तो इमरजेंसी जो प्लान है जिसको मतलब पूरा कंट्रोल करना है ये सब कैसे, तो ये प्लान कौन प्रिपेयर करता है? इट्स प्रिपेयर्ड बाय आवर मैनेजर। तो मैनेजर ये सब प्रिपरेशन करता है, इसको याद रखना पड़ता है कि इमरजेंसी प्लान इज मेड बाय हु? मैनेजर। तो हम लोग एक तो क्वेश्चन अपना वीडियो में दिए हैं कि हाउ मेनी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन आर देयर इन ए रेस्क्यू ब्रिगेड। तो एक तो रेस्क्यू ब्रिगेड में रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन कितना जन रहते हैं इन योर रेस्क्यू स्टेशन, कि रेस्क्यू स्टेशन में कितना जन रहते हैं? तो इसका आंसर है 18 जन। तो एक तो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन हम डाले हैं हाँ, आप लोग के लिए। और ऑल्सो हम लोग एक तो अवेलेबल दिए हैं कि ब्रीदिंग apparatus, मतलब रेस्क्यू स्टेशन में पूरा डाटा रख दिए हैं क्या क्या चाहिए। जैसे कि आपका ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, सेफ्टी लैब रहता है, रिसोसिएटिंग apparatus रहता है, तो 2 आवर्स सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग apparatus रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग apparatus रहता है, फ्लो मीटर, सब कुछ हम एक तो अवेलेबल एक तो फोटो दिए हैं, तो आप ये थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद एक तो रेगुलेशन के हिसाब से हम बता देंगे कि 254 में जो एक तो पर्सन, मतलब ये लिखा हुआ है कि प्रोवाइडिंग पर्सन विथ पर्टिकुलर रिस्क विथ इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर एस्केप सच एज सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग डिवाइसेस एक्सेट्रा। तो मतलब यहाँ से एक तो क्वेश्चन हमको पता चलता है कि नेसेसरी टू एस्केप, मतलब एक तो आदमी को भागने के लिए उसको सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग डिवाइसेस चाहिए। तो जैसे कि हम 243 में जानते हैं कि नो पर्सन शाल गो इनटू वर्क और परमिटेड टू गो इनटू वर्क बिलो ग्राउंड इन एनी माइंस अनलेस ही इज प्रोवाइडेड विथ एंड कैरेज विथ हिम ए सेल्फ रेस्क्यूअर। मतलब जो भी मतलब डिग्री 1 2 3 जो भी हो, आपको मतलब जो वाला आदमी जा रहे हैं नीचे परमिटेड है नीचे जाने के लिए, होल ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर लेके ही जाएगा, और जो अप्रूवल बाय चीफ इंस्पेक्टर। ओके, तो आज के लिए इतना है। एक तो खाली बता देते हैं कि आपका जो मेन रेस्क्यू इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि हम बता दिए हैं कि रेस्क्यू स्टेशन के अंदर 2 आवर्स सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग apparatus, शॉर्ट ड्यूरेशन सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग apparatus और रिसोसिएटिंग apparatus रहता है। 3 नंबर में आता है ट्यूब apparatus और बिलो टाइप और फैन टाइप, जिसको दैट इज ऑल्सो कॉल्ड योर स्मोक हेलमेट। तो ये सब रेस्क्यू इक्विपमेंट है। ओके, तो इसके बारे में हम क्लियरली पूरा एक्सप्लेनली यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करिए कि पूरा हम रिपोर्ट देंगे। बाकी इतना खाली एक तो आइडिया के लिए बता देते हैं कि सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग apparatus जो है, मतलब इसका एग्जाम्पल में आता है BG4 एंड BG174, BG4 एंड BG174। तो यदि क्वेश्चन में आता है कि BG4 और BG174 ये क्या है, तो ये SCB है, मतलब सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग apparatus है। उसके बाद यदि ये 2 आवर्स का है, हम यदि जो चीज़ पूरा बता दे रहे हैं कि 2 आवर सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग apparatus के अंदर एग्जाम्पल में BG4 और BG174 आता है। इसका काम क्या है कि ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो चीज़ है, इसमें कार्बन निकाल के फिर से आपको ऑक्सीजन दे देगा। मतलब एक ठो आदमी जब श्वासक्रिया लेता है कि अपना रेस्पिरेशन करता है, तो उसमें वो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो इसको वो ब्रीदिंग apparatus एक्सेप्ट कर लेगा और कार्बन को रख लेगा, फिर से वो वाला ऑक्सीजन आपको देगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन हम पाते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे कि पूरा 100% से तो पूरा नहीं ले जाते हैं, 20% हम ऑक्सीजन रिसीव करते हैं, 80% फिर छोड़ जाते हैं। तो वही वाला बीच में ऐसे काम को आता है। तो छोड़िए, इतना डीपली हम नहीं जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग apparatus, जिसका एग्जाम्पल हम याद रखेंगे ट्रावोक्स 120 एंड एक ठो जो ट्रावोस 120 है वो BG174 के जैसा सेम है। बाकी इसका क्या है कि जो टाइम है शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है, जैसे कि इसका 2 घंटा है, पहले याद रखें, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन ज़्यादा इतना वक्त नहीं देता है। और उसके बाद हम जान लेंगे रिसोसिएटिंग apparatus। रिसोसिएटिंग apparatus से क्या आता है कि एक पर्सन यदि
मतलब आर्टिफिशियली जो रेस्पिरेशन मिलता है उसको, यदि वो ब्रीदिंग अफेक्टेड हो गया है कि ब्रीदिंग ठीक से नहीं ले पा रहा है, तो इसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं। तो इस वो वाला सब apparatus को रिसुसिएटिंग apparatus कहता है। तो इसका एग्जाम्पल में मैक्समान, पुलमेटर ये सब जाता है। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा, माइंड डाइजेस्ट में सब कुछ है, बाकी हम एलाबोरेट करके इसको बता देते हैं। और एक तो ट्यूब ब्रीदिंग apparatus जिसको हम स्पोक हेलमेट कहते हैं, वो भी अवेलेबल रहता है। ओके, तो ये सब चीज है। जैसे कि और एक ठो याद रखना है आपको कि SCSR इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूर। तो उसमें एक ठो कि मतलब आप लोग मान लेंगे कि CO2 जो हम बता रहे थे कि कार्बन कैसे एक्सेप्ट होता है, तो उसमें पोटेशियम पेरोक्साइड यूज होता है केमिकल। तो उससे क्या होता है कि C को निकाल के ऑक्सीजन दे देता है, पोटेशियम पेरोक्साइड, ये इसको आप याद रखिएगा। तो सेल्फ कंटेनिंग सेल्फ रेस्क्योर ये 2 टाइप से है, एक तो कंप्रेस टाइप और 2 टाइप है। और और यहाँ पे देखिए और एक नॉर्मल वाला होता है जिसके वो अवेलेबल रहता है। और एक तो चीज़ यहाँ पे बता देते हैं कि ये SCSR जो है वो क्लोज सर्किट टाइप होता है, मतलब बाहर का कोई भी एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट उसका नहीं होता है। तो ये क्लोजली होता है, मतलब जो वाला ऑक्सीजन हम खुद मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से छोड़ते हैं वो एक्सेप्ट करके फिर वही वाला ऑक्सीजन देता है ड्यू टू पोटेशियम पेरोक्साइड केमिकल। ओके, इसको बस इतना ही याद रखिए, बाकी ज़्यादा याद नहीं रखना चाहिए। ओके, तो हम जैसे कि जानते हैं कि जो भाई बोले हैं फ्रेश एयर पास, मतलब जहाँ पे रेस्पिरेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, इरेस्पिरेबल जोन होता है, उसके 36 मीटर रेडियस में आपका फाब रहता है। तो तो वहाँ पे आपको 36 मीटर रेडियस में जो फाब रहता है उसमें आपको स्मोक हेलमेट आप यूज करके वही इरेस्पिरेबल जोन में जाएंगे, जिसका मतलब याद रखिए कि आप तो एक तो हेलमेट पहने हैं, तो उसमें एक तो पाइप कनेक्ट रहेगा फ्रेश एयर बेस तक, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा, 36 मीटर रहेगा। वो वही जगह से आपको ऑक्सीजन मिलता रहेगा, और वही रेस्पिरेबल जोन में आपको जो भी चीज़ करना है कि एक तो आदमी मतलब ब्रीदिंग के दौर हो वहाँ पे गिरा हुआ है, उसको सेव करने के लिए ये सब किया जाता है। तो वही चीज़ है। बाकी एक ठो खाली याद रख लेंगे कि वो रीसेटिंग apparatus जो चीज़ होता है उसमें उसका एग्जाम्पल याद रख देते हैं, क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में, जैसे कि मैक्समान, पुलमेटर, ऑक्सीलॉग, नोवॉक्स, ये सब रीसेटिंग apparatus आता है। रीसेटिंग apparatus अभी हम समझा है कि जो आदमी एक तो ब्रीदिंग के दो अफेक्टेड होके गिरा हुआ है उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने के लिए हम रीसेटिंग apparatus यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।